हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह। एनसीईआरटी सार संग्रह की सीरीज चल रही है, पॉलिटी और ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। पॉलिटी की 3 वीडियो अपलोड की जा चुकी है, ज्योग्राफी का 2 वीडियो अपलोड की जा रही है। ये तीसरा वीडियो आप लोगों के लिए बन रहा है। ये क्लास 3 के माध्यम से वीडियो अपलोड की जाएगी। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट जरूर करिएगा ताकि ये प्रयास कैसा लग रहा है, मेरे द्वारा जो कुछ बातें आपको बताई जा रही है समझ में आ रही है कि नहीं, क्या क्या बातें हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे तरीक़ा से काम करने का प्रयास करूँगा। दृष्टि पब्लिकेशन की बीपीएससी की जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी अपलोड की जा रही है धीरे धीरे। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के लिए अपलोड की जाएगी, इसलिए इस चैनल पे बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और अपना परिवार बड़ा हो और हम लोग अच्छे तरीक़ा से काम कर सकें। तो ये ज्योग्राफी की तीसरा वीडियो है, क्लास 3 के माध्यम से आपको अपलोड की जाएगी। आइए समझते हैं। भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन, किस तरह से भारत का विभाजन हुआ है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः किस भूखंड का भाग है? तो 2 तरह की, देखिए पहले पूरा तरह से 2 भागों में बांटा गया है, गोंडवाना लैंड और अंगोरा लैंड। नीचे वाले जो पृथ्वी का जो पूरे पृथ्वी का नीचे वाला जो भाग था, दक्षिण वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है और ऊपर वाले भाग को अंगोरा लैंड कहा जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणाम के संकेत मिलते हैं जो कि प्राचीन काल में भूखंड के उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ। भारत का जो बारे में पता चलता है कि चुंबक के कारण भारत उत्तर दिशा में विस्थापित हुआ है। भारत का जो मतलब कि क्षेत्र है वो उत्तर दिशा में थोड़ा सा विस्थापित हुआ है। ये चुंबकीय परिणामों के कारण संभव हो पाया है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया: हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदान और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। हिमालय के समानांतर संरचना का भाग वलय की तीव्रता के निर्माण आयु के आधार पे हिमालय को किस तरह से बांटा गया है। ट्रांस हिमालय जो कि तिब्बत वाला क्षेत्र है, बृहद हिमालय को ही महान हिमालय कहा जाता है, लघु हिमालय को मध्य हिमालय कहा जाता है, बाह्य या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय कहा जाता है। तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। समानांतर संरचना के बारे में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी में, यानी कि सबसे नीचे वाला जो भाग है सबसे वो शिवालिक हिमालय है। हिमालय के निर्माण में समानांतर वलय की श्रेणी से हुआ है। इनमें प्राचीनतम कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय को ही महान हिमालय कहा जाता है, यानी कि जो बड़ा है वो महान है, और महान है क्योंकि वो सदियों से चला आ रहा है, ठीक है। तो बृहद हिमालय सबसे पुराना है, ठीक है। बृहद हिमालय को ही महान हिमालय कहा जाता है। ये प्राचीनतम श्रेणी के अंतर्गत इसको रखा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? देखिए 2 तरह का मैदान होता है, एक भांवर होता है। तो भांवर वाला जो क्षेत्र होता है वो उप हिमालय क्षेत्र के सहारे, यानी समतल जो मैदान है उस भूमि को भांवर कहा जाता है। मैदान बहुत तरह के होते हैं, चेवर, चांचर, खादर, भांवर। तो हिमालय वाले क्षेत्र को भांवर कहा जाता है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? तो पर्वतपदीय का मतलब होता है कि सबसे नीचे वाला भाग शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी का और क्या नाम है तो हम लोग देख लेते हैं, बाह्य हिमालय, उप हिमालय और शिवालिक श्रेणी, जो कि सबसे अंतिम वाले भाग को कहा जाता है पर्वतपदीय प्रदेश कहा जाता है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना में पाई जाती है? तो भावर क्षेत्र गिरिपाद की स्थिति में पाई जाती है, यानी कि नीचे वाले पद के रूप में इसको, मतलब कि मैदानी भागों में ये बटा हुआ है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर तक है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य है? तो लघु हिमालय महान हिमालय और शिवालिक के बीच में है, ठीक है। आइए हम लोग फिर से इसको देख लेंगे कि लघु हिमालय कहाँ पे है। यहाँ पे एक दी गई है कि लघु हिमालय आपका जो यहाँ पे दी गई है कि बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच में लघु हिमालय है, ठीक है। और आपको बृहद हिमालय कहाँ है? तो ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। तो ये चारों सीक्वेंस याद रखिएगा तो आपको पूरी तरह से ये स्पष्ट रूप से प्रश्न आपको बनेगा। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी मैं लाने का धीरे धीरे प्रयास करूँगा। हाँ, कहाँ हम लोग देख लेते हैं लघु हिमालय। तो लघु हिमालय महान हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य है। हिमालय का नवीनतम पर्वत तो सबसे नया कौन सा है? शिवालिक है।
नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो सतपुरा जो पर्वत श्रेणी है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीचों बीच है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो हिमाद्री और बृहद हिमालय है। हिमालय की जितनी भी सबसे ऊंची चोटी है K2 है, वो सब बृहद हिमालय में है। बृहद हिमालय को ही महान हिमालय कहा जाता है, इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमाद्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऊंचे भाग पे है और वहाँ पे हिम पूरी तरह से हिम फैला हुआ है, बर्फ़ जमा हुआ है। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। शिवालिक की औसत ऊंचाई कितनी थी? तो 600 से 1200 मीटर था। और बृहद हिमालय जो कि सबसे बड़ा हिमालय है जिसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। पीरपंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय की ट्री लाइन की ऊंचाई कम होती है, यानी कि पूर्व की हिमालय और पश्चिम की हिमालय दो तरह की हिमालय है। ट्री लाइन की ऊंचाई कम होती है, यानी पूर्वी भागों में जो पेड़ों की जो ऊंचाई होती है कम होती है और पश्चिमी में ज़्यादा होती है। उत्तराखंड का पताल तोर कुआं तराई भागों में है। पताल तराई भाग का मतलब होता है कि जहाँ की भूमि संचित होती है, जहाँ पे मतलब कि जहाँ की भूमि उपजाऊ होती है उसको तराई क्षेत्र कहा जाता है। तो पताल तोर कुआं उत्तराखंड में है जो कि तराई भागों में पाया जाता है। अक्साई चिन्ह किस क्षेत्र का भाग है? तो अक्साई चिन्ह जो है कि लद्दाख में पड़ता है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश का प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो वन है वहाँ की प्राकृतिक संसाधन। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला यानी कि सबसे ओल्डेस्ट पर्वत श्रृंखला कौन है? तो अरावली है। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु कितनी है? तो 600 से 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ये प्रश्न एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सार संग्रह के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सब परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं। नीलगिरी यहाँ प्रश्न है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुड्डी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है जो कि केरल में अवस्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किस राज्य में है? तो नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार तमिलनाडु और केरल में है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोकण तट के नाम से जाना जाता है। इलायची की पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? तो इलायची की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु में अवस्थित है। शेर राय की पहाड़ी कहाँ है? तो तमिलनाडु में अवस्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो परस्पर मिलन स्थल है वो नीलगिरी पहाड़ी है। प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल तो नीलगिरी पहाड़ी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर तो K2 जिसको गोल्डन ऑस्टिन कहा जाता है, ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है जिसकी ऊंचाई 8611 है। ये प्रश्न अच्छा है कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी जो कि लद्दाख श्रेणी में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक तीव्र ढाल यानी कि सबसे ज़्यादा तेज गति से ढाल है कहाँ पे है? तो राकापोसी जो कि लद्दाख श्रेणी में पड़ता है। कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ इस मैप के माध्यम से कुछ चीज़ें मैं बोलता जाऊँगा, केवल आप लोग देखते जाइएगा। सबसे ऊंची चोटी है K2 जो कि 8611 जिसको गोल्डन ऑस्टिन कहा जाता है। नंगा पर्वत कहाँ पे है? यहाँ देखिए ये सब बातें यहाँ है लिखी गई है। नंगा पर्वत मैं आपके लिए बता देता हूँ। नंगा पर्वत 8216 मीटर जो कि उत्तराखंड में है। और K2 गोल्डन ऑस्टिन जो कि काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। गुरु शिखर तो ये अरावली पर्वत की सबसे ऊँची चोटी गुरु शिखर है। ठीक है, अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत के रूप में जानी जाती है, 1722 मीटर है। अब आपको बता दें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, ये भी देख सकते हैं। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है 8598 है। कहाँ पे है? तो ये सिक्किम में पड़ता है। नामचा बरवा कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ बातें हैं जो कि यहाँ पे बहुत सी बातें हैं बृहद हिमालय के बारे में, यहाँ शिवालिक के बारे में और मैं यहाँ 2-3 चीज़ है मैं आपको लिए बता देता हूँ। गारो खासी जयंतिया ये मेघालय की पठार भी है। गारो खासी जयंतिया यहाँ पे आपको लिए मैं हाईलाइटर से हाईलाइट किया हूँ। गारो खासी जयंतिया आप लोग पूर्व साइड में देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड में देख सकते हैं। गारो खासी जयंतिया ये मेघालय का पठार भी है और वहाँ की ये जनजाति भी है। ठीक है, अरकान ये म्यांमार के पास अरकान योमा एक पर्वत श्रृंखला है। म्यांमार में इरावदी नदी बहती है। उत्कल का मैदान उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी की पर्वत आपको बता दें ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ नहीं महेंद्रगिरी की पर्वत है यहाँ पे उड़ीसा में पड़ता है।
सैंडल पीक क्या है, तो सैंडल पीक के बारे में, इसको बड़ा करेंगे तो ये खराब हो जाएगा, सैंडल ये कट हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो सैंडल पीक के बारे में मैं बताता। सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है, तो 737 मीटर है। सेवराय की पहाड़ी आपको दिख रही होगी, सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु के साइड में, तो सेवराय की पहाड़ी तो ये तमिलनाडु में है। और महेंद्रगिरी भारत की मुख्य चोटी दक्षिणतम बिंदु है, कुछ खास नहीं है। अनाईमुड्डी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 2695 मीटर है। कार्डमम और इलायची की पहाड़ी ये केरल में है, ठीक है। अन्नामलाई की पहाड़ी केरल में है। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अब आइए बताते हैं नर्मदा ताप्ती सतपुरा पहाड़ी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो मोटा मोटी इसमें इतना ही है, बात तो बहुत सी है, लेकिन कुछ बातों को यहाँ पे कच्छ का रण, तो कच्छ का रण कहाँ, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर अलग मैप के माध्यम से कुछ और बातों को हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा स्क्रीन छोटा है, इसलिए थोड़ा सा इसको पढ़ाने में तकलीफें होती है, लेकिन धीरे धीरे ये सब भी सुधर जाएगा। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है, तिब्बत को जोड़ता है। नंदा देवी शिखर कहाँ है, तो नंदा देवी पर्वत मैंने बताया उत्तराखंड में है। अरावली पर्वत श्रृंखला, तो गुरु शिखर। सब बात जो बात मैप में थी ना, वो सब बातें यहाँ पे लिखी गई है, तो उस बात को वहाँ पे आप लोग समझिए, फिर यहाँ पे समझिएगा, ताकि पूरी तरह से याद हो जाएगा। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर, तो गुरु शिखर, जो कि कहाँ, राजस्थान में है, 1722 मीटर है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अरकान योमा, तो अरकान योमा पर्वत श्रृंखला हिमालय का ही भाग है, जो म्यांमार में पड़ता है। कुल्लू घाटी, तो कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में है, धौलाधर और पिरपंजाल श्रेणी के मध्य अवस्थित है। पालघाट दर्रा, तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है, तो ये सिक्किम में है। उत्तराखंड के कोंधारी वन, छोटे छोटे घास के मैदान को बुग्याल और प्यार कहा जाता है। उत्तराखंड का जो कोंधारी वन है, छोटा छोटा जो घास का मैदान है, उसको बुग्याल और प्यार कहा जाता है। आगे देखते हैं, लिपुलेख, माना और नीति दर्रा। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। दर्रा क्या होता है, तो पहाड़ के बीच में एक सकरा पतला रास्ता होता है, उसी को हम लोग दर्रा कहा जाता है। खैबर दर्रा, जो कि पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, उसी दर्रा से जितने भी आक्रमणकारी भारत में आए थे, उसी खैबर दर्रा को पार करके आए थे। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। इसी दर्रा का नाम अटल सुरंग रखा गया है, जो कि सबसे लंबा रोड बनाया गया है, 9.02 किलोमीटर बनाया गया है, 10,000 फीट ऊंचाई पे बनाया गया है। लेह और मनाली को जोड़ता है। पूर्वी हिमालय की औसत हिम रेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय की जो हिम रेखा है, ये 2500 मीटर है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो सियाचिन है, जो कि लद्दाख में पड़ता है। चौरीबारा ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड में स्थित है। चौरीबारा ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है, केदारनाथ में। केदारनाथ जो जगह है, मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है, और अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ स्थल है, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, केदारनाथ जो मंदिर है मंदाकिनी नदी के किनारे, और अलकनंदा जो है के नदी के किनारे बद्रीनाथ अवस्थित है। दो धाम है, जो कि मेघालय का पठार, तो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। प्रायद्वीप का मतलब होता है जिसके 3 क्षेत्र से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र को प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत के प्रायद्वीप पर्वत का किस काल में निर्मित हुआ, तो प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण है पोलियोजोइक महाकल्प में हुआ था। तो प से प्रायद्वीप और ब से पोलियोजोइक, याद रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अरावली और विंध्य श्रेणी के मध्य कौन सा पठार है, तो मालवा का पठार है। अरावली श्रेणी राजस्थान और विंध्य पर्वत थोड़ा सा इधर, उसके बीच में मालवा का पठार अवस्थित है। मैप के माध्यम से फिर हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य में अवस्थित। दंडकारण्य क्षेत्र क्यों जाना, और इसके बारे में कुछ बताते। जब भगवान राम वन के लिए गए ना, तो वन में यही दंडकारण्य क्षेत्र में उन्होंने लकड़ियाँ जोड़ के घर बनाने का काम किया था, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में रहे थे। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य विस्तृत समतल संरचना स्थल पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून कहा जाता है। तो हरिद्वार और आपको देहरादून, ये सब शिवालिक श्रेणी के कुछ भाग है, जो कि पूर्व वाले को द्वार और पश्चिम वाले को दून कहा जाता है। तो पूर्व में जो स्थित है वो हरिद्वार हो जाएगा, और पश्चिम में जो स्थित है वो देहरादून हो जाएगा। दून हो जाएगा यानी देहरादून हो जाएगा। पाटली दून, देहरादून, ये सब भाग है वहाँ की।
भारत का औसत समुद्री तल किस तट से मापा जाता है? तो समुद्री तल की ऊंचाई अलग अलग जगह पे आपको दी जाती है, तो वो कहाँ से मापी जाती है? तो चेन्नई से मापी जाती है। भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7517 यानी 7516 पॉइंट कुछ किलोमीटर है। तो इसको पूरी तरह से लिखा गया है 7517 किलोमीटर है। भारत की तटीय राज्यों की कितनी सीमा सबसे लंबी है? तो गुजरात की सीमा सबसे लंबी है। भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? तो ये 9 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य भारत के तटीय राज्य है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गोवा, जो कि समुद्र तट से लगा हुआ है। प्राचीन ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक है? तो रत्नाकर जो है ना, ऐतिहासिक में ये हिंद महासागर को रत्नाकर कहा जाता था। ठीक है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्र तट को क्या कहा जाता है? तो कोरोमंडल कहा जाता है। केरल वाले तट को मालाबार तट कहा जाता है। कन्याकुमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को कैप कैमोरिन कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, जो कि मैंने आपको मैप में दिखाया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। बैरन द्वीप, जो कि बैरन और नारकोंडम 2 तरह की भारत की ज्वालामुखी है। भारत में 2 ही ज्वालामुखी है, एक बैरन और एक नारकोंडम। बैरन जो ज्वालामुखी है ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, नारकोंडम मृत ज्वालामुखी के रूप में है। तो बैरन ज्वालामुखी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। श्रीहरिकोटा जहाँ पे प्रक्षेपण केंद्र है, जहाँ पे इसरो के द्वारा प्रक्षेपण किया जाता है, ये पुलिकट झील के समीप है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ता है। राम सेतु धनुषकोडी में है, जो कि भगवान राम के द्वारा बनाया गया था। वहीं पे आदम ब्रिज है, आदम ब्रिज भी कहा जाता है, वो धनुषकोडी से प्रारंभ होता है। लक्षद्वीप जो है ये कोरल द्वीप है। कोरल बोले तो प्रवाल से निर्मित एक द्वीप है, जो कि अरब सागर में अवस्थित है। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल है? तो वही लक्षद्वीप, मैंने आपको बता दिया। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीपों में से आता है। तो मिनिकॉय जो है आपको भारत की तट रेखा के सुदूरवर्ती यानी कि सबसे दूर द्वीपों में से ये आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सी द्वीप है? तो पंबन द्वीप, जिसको रामेश्वरम कहा जाता है। वही रामेश्वरम जहां अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था, रामेश्वरम पे। रामेश्वरम में भगवान राम के द्वारा एक शंकर जी की मूर्ति भी बनाई गई थी, जिस समय पूजा पाठ करके ब्रिज बनाने का काम किया जा रहा था। उसी समय रामेश्वरम में एक मंदिर भी है। उस मंदिर का गलियारा के रूप में जाना जाता है कि भारत का सबसे बड़ा गलियारा वाला मंदिर, यानी कि गलियारा का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा गली बना दिया गया। उस गलियारा को पार करके मेन मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो सबसे बड़ा गलियारा रामेश्वरम में ही है। द्वीपों पर बसा भारत का सबसे बड़ा नगर, तो सबसे बड़ा नगर द्वीप पर बसा हुआ है मुंबई। कोरी क्रीक कहाँ पे है? तो कच्छ के रण में अवस्थित है। सरक्रिक रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। बुर्जिल और बनिहाल दर्रा कहाँ है? तो बुर्जिल और बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। हिमालय के कुछ प्रमुख ऊंची चोटी है, आइए उसके बारे में समझ लेते हैं। कहाँ पे है और किसकी ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। काराकोरम, जिसका नाम गॉर्डन ऑस्टिन है, जो कि भारत में अवस्थित है, पीओके में अवस्थित है। ठीक है, पीओके भारत का ही है। पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। 8611 कंचनजंगा, जो कि नेपाल में है, ये आपको 8598 है। मकालू नेपाल में है, 8481 किलोमीटर। धौलाधर नेपाल में है, इसकी हाइट याद नहीं रखिए बस। नंगा पर्वत भारत में है, भारत के उत्तराखंड में है। अन्नपूर्णा ये भी भारत में है। अन्नपूर्णा नेपाल में है, 8078 मीटर है। नंदा देवी, जो कि भारत के उत्तराखंड में है। कामेत ये भी उत्तराखंड में है, ये भारत में है। नामचा बरवा चीन में है और गुरुला मंदता ये तिब्बत में है। ठीक है, हिमालय के कुछ चोटियों के बारे में हम लोग ने जाना। अब हम लोग बात करते हैं जलवायु के बारे में। जलवायु से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने का मुख्य कारक क्या है? तो अक्षांशीय अवस्थिति, यानी कि अक्षांश की स्थिति के कारण वहाँ की जलवायु डिपेंडेंट होती है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कुछ संबंधित तथ्य हैं। तो लैंडफॉर्म एक ट्रिक है, जिससे कि हम लोग समझ लेते हैं कि किन किन चीज़ों से जलवायु प्रभावित होती है। तो अक्षांश से, ऊंचाई से, समुद्र की निकटता से। समुद्र के निकट की जलवायु कुछ अलग होगी, समुद्र से दूर वाले की जलवायु कुछ अलग होगी। पवन की दिशा, हवा की दिशा से भी होती है। वन से,
पेड़ पौधे से भी होती है, समुद्री जलधाराओं से, वर्षा से, पहाड़ पर्वत और मिट्टी से। इन सब बातों पे जलवायु प्रभावित करती है। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं जलवायु के बारे में। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रभाव सामान्यतः क्या होता है? तो ग्रीष्मकालीन मानसून में जो प्रभाव दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, हम लोगों के यहाँ जो बारिश होती है दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे ज़्यादा पहले कहाँ से चलती है? तो तमिलनाडु से चलती है। उसकी जो दिशा क्या होती है? तो दक्षिण पश्चिम से चलेगी और उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में तक आएगी। उसका एक मैप भी हम लोग देखेंगे। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में शीतकालीन वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम मैदान का कहने का मतलब है कि उत्तर वाले क्षेत्र और पश्चिम वाले, राजस्थान और गुजरात और पंजाब वाले क्षेत्र में जो बारिश होती है शीतकाल में, यानी ठंडा के दिन में, अभी के समय में जो बारिश होती है किसके कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो पंजाब और तमिलनाडु में भी वर्षा होती है शरद ऋतु में, जो कि लौटते हुए मानसून के कारण होती है। और शरद ऋतु में यानी कि शीतकाल में वर्षा होती है उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम भागों में, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और ये शरद ऋतु में पंजाब और तमिलनाडु में जो वर्षा होती है ये लौटते हुए मानसून के कारण होती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 125 सेंटीमीटर होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी घाट और मेघालय में। मेघालय में तो विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश होता है। मेघालय के मानीसराम में विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश होता है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। सबसे ज़्यादा बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत तमिलनाडु से होती है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्मकाल में उच्च ताप, निम्न दाब, गर्मी के दिनों में टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जो दाब होगा, प्रेशर होता है, कम होता है। हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण दक्षिणी पश्चिम मानसून आती है। दक्षिण पश्चिम मानसून आने का कारण है कि टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा और वायु का जो कर्षण है, वायु का जो प्रभाव है वो हिंद महासागर की तरफ आता है, इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। व्यापारिक पवनों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। व्यापारिक पवनें 0 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य बहने वाली पवनें हैं। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंध 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से विषुवतीय निम्न कटिबंध 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन कहा जाता है। उत्तर में चलेगा तो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन और दक्षिण में चलेगा तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? तो 0 से 5 के बीच में नॉर्थ साउथ में और 35 के बीच में चलती है। ठीक है, मैप के बारे में धीरे धीरे समझेंगे, हम लोग पढ़ते रहेंगे। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्मकाल में चलने वाली पवनों का स्थानीय क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो काल बैसाखी और चाय वर्षा कहा जाता है। तो काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में और चाय वर्षा असम में कहा जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में सबसे कम वर्षा होती है। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने भागों में बांटा? तो विश्व की जलवायु को 5 भागों में बांटा है। जलवायु निर्धारित करने का आधार वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, वर्षा एवं मासिक वर्षा, वार्षिक एवं मासिक वर्षा एवं वनस्पति, 3 चीज़ों पर निर्धारण किया जाता है जलवायु को। ठीक है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में देख लेते हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 जून से तिरुवनंतपुरम यानी तमिलनाडु से चलता है। 1 जून को यहाँ से चला है। ठीक है, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में होते हुए 1 जून को यहाँ पे पहुँचता है। पटना में 10 जून को, बिहार में 10 जून को पहुँचता है। अलग अलग क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून किस तरह से चलती है, इसकी जो दिशा हम लोग देख लेते हैं। दक्षिण यानी कि दक्षिण पश्चिम से चलती है। दक्षिण वाला भाग है और ये पश्चिम वाला भाग है। ये भाग हम लोगों का दक्षिण है और ये भाग पश्चिम है। तो यहाँ ये वाला यहाँ से चलती है, इसको दक्षिण पश्चिम हम लोग बोलते हैं। तो यहीं से चलती है और उत्तर पूर्व में चलती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः कब से कब तक चलती है? तो जून में चलती है और सितंबर तक चलती है। जून से सितंबर तक चलती है, यानी 1 जून से शुरू हो जाती है और सितंबर में मिड सितंबर यानी 15 सितंबर तक रहती है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो केरल में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। मैंने तमिलनाडु बताया था, जो कि सबसे पहले मानसून का आगमन केरल में हुआ था, केरल में होता है। भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो नार्वेस्टर की जो उत्पत्ति है छोटा नागपुर का पठार, जो कि झारखंड में पड़ता है। तमिलनाडु में मानसून का समय सामान्य महीना क्या होता है? तो नवंबर दिसंबर, यानी कि नवंबर दिसंबर में लौटती हुई मानसून के कारण यहाँ पे बारिश होती है।
भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एनेलिनो और लानिनो, इन सब प्रभावों से भारत का जो मौसम है ये प्रभावित हो जाता है। उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य, तो उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है ये तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। भारत में किस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीलीटर होती है? 200 मिलीलीटर होती है, तो ये आपको जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में 200 मिलीलीटर यानी सबसे कम वर्षा होती है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु की भिन्नता का मुख्य कारण, अक्षांश एक ही है लेकिन ऊंचाई में भिन्नता। शिमला बहुत ज़्यादा ऊंचा है, अमृतसर थोड़ा सा डाउन में है, और ऊंचाई के कारण वहाँ की जलवायु थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है जलवायु में। कॉफ़ी वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, जो कि ग्रीष्मकाल में होती, समाप्त होने के कारण मानसूनी बौछार होती है। कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम जो होती है कॉफ़ी वर्षा होती है, कहा जाता है। कहाँ होती है? तो कर्नाटक में। आम्र वर्षा, तो आम्र वर्षा होती है केरल व तटीय कर्नाटक में, केरल और कर्नाटक वाले तट में आम्र वर्षा होती है। अब आइए हम लोग देखते हैं भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर, यानी कि सबसे ज़्यादा दिन में तापमान का अंतर कहाँ होता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो मानसून की जो प्रस्फोट होती है, मानसून का जो विखरापन होता है वो किससे उत्तरदायी माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह को माना जाता है। ये कुछ तथ्य है जिसको हम बताते हैं। भारत में वर्षा का वितरण, भारत में वार्षिक वर्षा लगभग 111 सेंटीमीटर होती है। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र, मेघालय की पहाड़ी अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ी के कुछ भाग में 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी के निकटवर्ती पहाड़ी पे 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो खासी और जयंतिया पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में। मेघालय यानी मेघों का आलय, यहाँ जहाँ पे मेघ का घर होता है उसी को मेघालय कहा जाता है। और विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय में होती है, 1000 सेंटीमीटर कुछ क्षेत्रों में बारिश होती है। मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ पे है? तो मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा के उत्तरी मैदान, कछारी मिट्टी, मणिपुर, जहाँ पे 100 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होती है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और दक्कन के पठार में 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अल्प वर्षा क्षेत्र यानी अत्यल्प यानी कि और भी कम सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है? तो प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब क्या होता है कि किसी क्षेत्र में बारिश हुआ और किसी क्षेत्र में नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग कहीं रोड से जा रहे हैं तो किसी क्षेत्र में बारिश होता है और कहीं आगे बढ़ते हैं तो वहाँ बारिश नहीं होता है, तो उस क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांश में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाला एक प्रवाह का नाम है। जेट स्ट्रीम क्या है? तो क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांश में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने वाला एक प्रवाह का नाम जेट स्ट्रीम है, जो कि भारत की जलवायु को ये प्रभावित करता था। भारत के मिट्टी के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि भारत की मिट्टी का वर्गीकरण कैसे है। उत्पत्ति, रंग, संयोजन, अवस्थिति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे तो उत्पत्ति के आधार पे, रंग के आधार पे अलग अलग मिट्टी के बारे में बात करते हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मृदा मिट्टी, लवणीय मृदा जिसमें लवण की अधिकता होती है, जो कि कहाँ की मिट्टी लवणीय होगी? तो गुजरात वाली होगी जहाँ पर नमक की मात्रा होती है। पीट मृदा और वन मृदा मतलब मिट्टी होता है। तो मिट्टी के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। मृदा, सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सोलेम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ फर्श होता है, फ्लोर होता है। लैटिन भाषा के सोलेम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ फर्श होता है, फ्लोर होता है। ठीक है, फ्लोर जो कि मिट्टी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि सबसे सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है, जो कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है, इस पर कपास की खेती की जाती है। रेगुर मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में है? तो महाराष्ट्र में। कपास की खेती सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में ही की जाती है। मालवा पठार किस मिट्टी की अधिकता है? तो काली मिट्टी की अधिकता है।
कृषि मृदा काली मृदा यानी काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है, जिसमें सिंचाई कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, यानी कपास के लिए रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है, वह स्वतः जुताई वाली मिट्टी कही जाती है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। मिट्टी का जो रंग होता है लाल लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। लेटराइट मिट्टी का जो विस्तार है, लेटराइट मृदा का जो विस्तार है केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में है। लोहे की अधिकता के कारण कौन सी मिट्टी दिनों दिन अनउर्वरा हो जा रही है, यानी कि लोहे जिस मिट्टी में लोहा की अधिकता होती है उसको लेटराइट मिट्टी कहा जाता है, वो उतना उपजाऊ नहीं होता। मृदा में क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगर वो मिट्टी है ज़्यादा क्षारीय हो जाता है, क्षार कैसे पहचानेंगे, इस पीएच वैल्यू पे डिपेंड करेगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का उर्वरक के रूप में किया जाता है। लेटराइट मिट्टी भारत के मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, केरल में पाई जाती है। मालाबार के तटीय प्रदेश, मालाबार तट केरल वाले तट को कहा जाता है। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है, तो सबसे ज़्यादा कम जल धारण की क्षमता होती है वो बलुई और दोमट मिट्टी में होती है। पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मिट्टी से प्राप्त होती है, तो चिकनी मिट्टी से सबसे अधिक पौधे को जल प्राप्त होती है। मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, तो दलहनी फसल उगाई जाती है। दलहनी फसल उगाने से फायदा क्या होता है, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है और मिट्टी में नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है, जिससे कि उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। चंबल घाटी के निर्माण में किस भौगोलिक प्रक्रिया का हुआ है, तो चंबल घाटी में औलिका अपर्दन, यानी कि वहाँ चंबल का जो विहर है वो अपर्दन के कारण, मिट्टी के कटाव के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढा बना है, उसी में वो डाकू चंबल का जो डाकू है रहा करता था। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, तो लेटराइट मृदा उपयुक्त है। दोमट मिट्टी कौन कौन से कण पाए जाते हैं, तो दोमट मिट्टी में गाद, मृतिका और रेत पाए जाते हैं। भारत में मृदा में किस सूक्ष्म की कमी है, तो देखिए भारत की जो मिट्टी में है दास्ता की कमी है, जिंक की कमी है, इसलिए जिंक हम लोग ऊपर से डालते हैं खाद के रूप में। गंगा के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, यानी कि हमेशा जहाँ पे बाढ़ आती है नहीं आती है, जहाँ पे हमेशा बाढ़ आती है उस मिट्टी को खादर कहा जाता है, यानी कि जो हमेशा जलोढ़ मिट्टी जो आ रही है उसको खादर बोलेंगे, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए लाइम और चूना मिलाया जाता है। जो अम्ल जैसे क्षारीय होगा तो हम लोग जिप्सम मिलाए थे, और अम्लीय जो मिट्टी हो जाती है उसमें लाइम और चूना डाल के उस अम्लीयता को ख़त्म कर सकते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो सर्वाधिक क्षारीय मृदा जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। लवणीय मृदा यानी लवणीय मिट्टी में नाइट्रोजन और चूने की अल्पता होती है। जो लवण हो जाता है जिस मिट्टी में, वहाँ पर नाइट्रोजन और चूने की अल्पता होती है, चूने की कमी हो जाती है, इसलिए चूना हम लोग डाल के उस अम्लीयता को, लवणीय मृदा को दूर कर सकते हैं। जैव मृदा हम बार बार मृदा बोल सकते हैं। जैव मृदा यानी कि जैव मिट्टी का रंग नीला क्यों होता है, अम्लीय और फेरस आयरन के कारण वो मिट्टी नीला रंग का होता है। पश्चिमी राजस्थान के मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है, कैल्शियम, क्योंकि वहाँ संगमरमर की अधिकता है तो कैल्शियम राजस्थानी मिट्टी में पाई जाएगी। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व की कमी होती है, तो नाइट्रोजन का अभाव होता है मरुस्थल की मृदा में। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है, तो यानी सॉइल इरोजन रोकने के लिए हम लोग वन रोपण करेंगे, वृक्ष की ज़्यादा से रोपाई करेंगे तो मृदा का अपरदन यानी मिट्टी का कटाव बहुत कम होगा। पीएच मान के बारे में देख लेते हैं। 1 से 6 जिसका पीएच मान होगा वो अम्लीय मिट्टी होगी, 7 जिसका पीएच मान होगा वो उदासीन मिट्टी होगी, और जिसका 8 से 14 तक जिसका पीएच मान होगा वो क्षारीय मृदा होगी। क्षारीय होगा तो हम लोग जिप्सम डालेंगे, और अम्लीय मिट्टी होगी उसको अच्छा करने के लिए लाइम और चूना डालेंगे। ठीक है, अब ये छोटी सी बात है जो कि हम लोग देख लेते हैं। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस पदार्थ की कमी होती है। लाल और पीला जो मिट्टी है वो अम्लीय प्रकार की होती है, जिसमें क्या क्या कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, तो पीएच वैल्यू जो होता है 1 से 14 तक होता है। 7 से कम हो जिसका पीएच मान होगा वो एसिड होगा, अम्लीय होगा। 7 से अधिक होगा वो बेस होगा यानी क्षार होगा। जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन विलयन होता है, उदासीन मिट्टी होता है। तो इस वीडियो में इतना ही।
तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आने वाले समय में ज्योग्राफी का 4 नंबर का वीडियो अपलोड होगी और पॉलिटी का भी चौथा वीडियो होगा। धीरे धीरे आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी काम की जाएगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।